बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट को आज ताले लगा दिए गए हैं और ये बिल्कुल वैसा ही मामला मैं समझूंगा जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामा हुआ था। आज सिंध हाई कोर्ट में ये जो हंगामा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त जजेस की मर्ज़ी के बगैर हुआ था और आज मुझे ये लगता है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की मर्ज़ी से ये सारा कुछ हुआ है। बड़ा अहम मामला है, उसके ऊपर मैं आपके साथ कुछ अहम चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे नूर मुकदम कत्ल केस में बड़ी अहम जो पेशरफ्त हुई है उसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे एडिशनल सेशन जज लाहौर के घर पर जो डाका की वारदात हुई है और डाकुओं ने लूटा है, वो मामला क्या है और क्या एक जज का घर भी महफूज नहीं है और फिर वहाँ से क्या क्या लूट कर ले गए, वो भी बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नूर मुकदम कत्ल केस की। एक तो नूर मुकदम कत्ल केस में पहले ज़ाहिर जाफ़र की हद तक उसका नाम इसिल में डाला गया था, लेकिन उसके बाद आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पूरी कौम को ये बता दिया है कि ना सिर्फ ज़ाहिर जाफ़र बल्कि जितने भी मुल्ज़मान हैं सब के नाम ईसीएल में डाल दिए गए हैं और कोई भी बैरून मुल्क फ़रार नहीं हो सकेगा और किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाएगी और किसी को भी जो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि वो किसी तरह से भी बाहर भागे। एक और केस है और वो है जो एसएसपी मुफख्खर अदील का, जो साबिक एसएसपी थे मुफख्खर अदील शहबाज ततला कत्ल केस में। उसमें एक मुलज़िम था असद भट्टी की ज़मानत मंजूर हो गई थी, वो को अक्यूज़ था, लेकिन अभी ट्रायल पेंडिंग है और सुनने में ये आ रहा है कि असद भट्टी फैमिली समेत बैरून मुल्क भागने की कोशिश कर रहा है। तो मैं हुकाम से ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से एडिशनल एडवोकेट जनरल शहबाज ततला को कत्ल किया गया और उसकी लाश को तेज़ाब में महलूल करके बहा दिया गया और फिर एसएसपी मुफख्खर अदील और उस पूरे गैंग के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं और कितनी फ़ीमेल्स को ब्लैकमेल किया गया, सीएसएस एकेडमी के नाम पर हरासा किया गया, प्रेशराइज़ किया गया, मिस यूज़ किया गया, क्या वो सारे के सारे उसके जो जराइम हैं वो छुप जाएंगे। और असद भट्टी ख़ास दोस्त है मुफख्खर अदील का और अगर असद भट्टी जो बाहर चला जाता है, जो कि वादा माफ गवाह बनने को भी तैयार है, तो ऐसे में केस को बहुत नुकसान होगा। तो मैं वज़ीर दाखिला से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि असद भट्टी का नाम भी जो ईसीएल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग अगर मुल्क से भाग जाएंगे तो फिर इंसाफ को, पहले इंसाफ बदनाम हो चुका है और मज़ीद बदनाम हो जाएगा। इसी तरीके से अब नूर मुकदम कत्ल केस में जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है और सेनेटर मोहसिन अज़ीज़, उसकी सदारत में एक इजलास होता है और उसमें रिपोर्ट पेश की जाती है नूर मुकदम कत्ल केस की। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने हुकाम से इस्तफसार किया, जो पुलिस के अफसरान वहाँ पर मौजूद थे, कि 3 साल में ख़वातीन पर तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या इन पर नोटिस लिया गया। डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस अफजाल कौसर ने बताया कायमा कमेटी को कि नूर मुकदम केस का चलान बहुत जल्द हम जमा करवा देंगे। अफजाल कौसर ने कहा कि डीएनए की रिपोर्ट आते ही चलान मुकम्मल करके दाखिल कर देंगे। कमेटी ने टेलीफोन का डाटा फ्रांसिक करवाने की भी हदायत कर दी है और कहा है कि उनका जो डाटा है वो फ़ोन डाटा उसको फ्रांसिक करवाया जाए और दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। अब जानते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानतें ख़ारिज हो चुकी हैं और दूसरी तरफ जो ज़ाहिर जाफ़र के साथ बाकी जो को अक्यूज़ हैं वो सारे जेल में हैं और ज़ाहिर जाफ़र ने अभी तक अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो दायर नहीं की। अब देखते हैं कि वो कब अपनी दरख्वास्त ज़मानत लेकर आते हैं और क्या उनकी जो फैमिली है वो इस मामले को लेकर जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में जो एडिशनल सेशन जज साहब ने उनकी दरख्वास्त खारिज की है, क्या उसके ख़िलाफ़ ये लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर मामला आ जाता है एडिशनल सेशन जज साहब हैं लाहौर के, उनके घर पर एक वारदात होती है। तारिक महमूद साहब एडिशनल सेशन जज हैं, ये सीनियर एडिशनल सेशन जज हैं। 4 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाया और यरगमाल बना के डकैती की वारदात की। डाकू 60 तोले सोना जज साहब के घर से लेकर गए हैं, 1 लाख रुपए नकदी थी, कीमती मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फ़रार हो गए और साथ बाकी भी जो साजो सामान है घर का वो लूट कर फ़रार हो गए। और एडिशनल सेशन जज साहब के घर पर यह डाका हुआ और वाक़े की इत्तला पर एसएसपी ऑपरेशंस शाइस्ता नदीम, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आमिर खान नियाजी, एसपी गुलगिश्त डॉक्टर तनवीर रज़ा, एसपी सदर समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि नामालूम डाकुओं को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
جب انصاف فراہم کرنے والوں کے اپنے گھر ڈکیٹی ہو جائے اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور وہ سیکیورٹی بھی سارا کچھ دیکھتی رہے، چاہے اس کے بعد یہ سارے ایس پیز پہنچ جائیں، لیکن جب تک آپ کسی جج کو محفوظ نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوا، یہ جو آرمی عدالتیں تھیں کس لیے بنائی گئی تھیں؟ اس وجہ سے بنائی گئی تھی تو کہ ہمارے جو سویلین ججز ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف کیس نہیں سنتے تھے، یا وہ پریشرائز ہو جاتے تھے، ان کے گھر میں ٹیلی فونز آتے تھے، ان کے گھر پر جو مختلف ذرائع سے وہ دھمکیاں کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ان کی فیملی، ان کے بچوں کو تھریٹ کرتے تھے، اغوا کی دھمکیاں دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو سویلین ہمارے ججز تھے وہ سیکیور نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر آرمی عدالتیں بنا دی گئیں اور آرمی عدالتیں اور فوجی عدالتوں نے پھر یہ سزائیں دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک جو جج ہے، جو انصاف دینے والا ہے، وہ محفوظ نہیں ہوگا تو جس قاتل کے خلاف وہ جو فیصلہ دے گا، کسی ڈاکو کے خلاف فیصلہ دے گا، کسی چور کے خلاف فیصلہ دے گا، کسی دہشت گرد کے خلاف فیصلہ دے گا، تو وہ پھر اس کو دھمکیاں بھی دیں گے اور گھروں پر حملہ بھی کریں گے اور یہ ڈکیٹیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور یہ پولیس کی ناکامی ہے، نالائکی ہے، اور اب جلد از جلد ان ملزمان کو پکڑنا ہوگا، تاکہ جس نے کرسی پر بیٹھ کر عوام الناس کو انصاف دینا ہے اس کے ساتھ پہلے انصاف ہو، تاکہ لوگ اعتماد کریں کہ جو اپنا انصاف لے سکتا ہے وہ ہمیں بھی انصاف دے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے ایڈ ہاک جج کا۔ ایڈ ہاک جج کے طور پر، سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک جج کے طور پر جو چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کا نام سامنے آیا اور آج اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا۔ لیکن یہ جو آنریبل جج ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے آپ مستقل جج لگاتے تو میں تیار تھا، کیونکہ آپ نے مجھے مستقل جج نہیں لگایا اور میری جگہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو آپ لے کر گئے ہیں، اس وجہ سے میں اس تعیناتی کو قبول نہیں کرتا اور میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، انہوں نے ساتھ یہ ایک خط بھی ارسال کیا اور اس خط میں کہا کہ جس طریقے سے مجھ سے رضامندی مانگی جا رہی ہے، میں یہ رضامندی دینے کو تیار نہیں ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس احمد علی شیخ نے کہ میں اس سارے معاملے پر آپ کا جو آپ کی طرف سے پروپوزل ہے کہ مجھے ایڈ ہاک جج بنایا جائے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ آج اجلاس ہو رہا ہے اور یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے۔ مافیاز جو ہیں، چاہے وہ سندھ کی بار ہو، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، یا زرداری مافیا یا سندھ حکومت، ان کو ایک مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر جیسا لائق اور اردو سپیکنگ اور پڑھا لکھا شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بننا چاہیے، کیونکہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو جو وہ مستقبل میں چیف دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انہی کی طرح کے مینٹیلٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک تو ان کی یہ خواہش ہے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں، کیونکہ وہ لائق جج ہیں اور لائق بندہ ان کو برداشت نہیں ہے اور یہ لائق جج کو نہیں لگوانا چاہتے یا اس کی تقرری پر اس کے خلاف ہیں۔ دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ، ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ نہ لایا جائے، وہ جتنا عرصہ ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں ان کو نوازتے رہیں۔ اب ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا کر ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ لانا ہے تو وہ اس جج کے لیے کوئی بہت قابل عزت معاملہ نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اگر جبری ریٹائر کرنا ہو یا کسی کو ایک عہدے سے فارغ کرنا ہو تو پھر اس کو ایڈ ہاک بنیادوں پر اوپر لے جاتے ہیں کہ چلیں وہ ان کو ایڈ ہاک میں وہ وہی کیس ڈیل کرے گا جو کیس چیف جسٹس دیں گے، لیکن جو اس نے پوری سندھ ہائی کورٹ کا انوائرمنٹ خراب کیا ہوا ہے وہ بچ جائے گا۔ یہ بھی اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ کیسے خراب ہوا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور سندھ بار کونسل نے اور کراچی بار ایسوسی ایشن نے سٹرائک کی ہوئی ہے سندھ میں، اور وہاں پر ایسی سٹرائک ہے کہ پہلی بار سندھ ہائی کورٹ کو تالے لگا دیے گئے ہیں، اور یہ تالے لگائے گئے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے چیمبر پر ہنگامہ ہوا اور وہاں پر وکلاء اکٹھے ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی، اور اس کے بعد دہشت گردی کے مقدمے بھی ہوئے، ان کے
जो लाइसेंस हैं वो भी सारे के सारे मनसूख हुए, और पूरी कौम ने, हम सब ने उसकी मजम्मत भी की कि ये मामला ऐसे नहीं होना चाहिए। आपके इख्तिलाफात हैं तो उनको अच्छे तरीके से आप हैंडल करें और आप पुरअमन एहतजाज करें अगर एहतजाज करना है, लेकिन हमला करना या हंगामा करना किसी के पास अख्तियार नहीं है। लेकिन आज मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या आज की जो स्ट्राइक है जिसकी वजह से एक हाई कोर्ट को ताले लगा दिए जाते हैं और वहाँ पर बाहर वकला खड़े हो जाते हैं और वो किसी साइल को, किसी भी मुलाजिम को हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने देते, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की इमाम पर नहीं हो रहा? क्या उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रहा? क्या वो उसमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे? क्या वो सिर्फ इसलिए ये सारा कुछ कबूल कर रहे हैं? आज तो रेंजर्स को नहीं तलब किया गया कि सिंध हाई कोर्ट को क्यों ताले लगाए गए हैं, इसलिए रेंजर्स को तलब नहीं किया गया कि आज सिंध हाई कोर्ट को ताले लगाए गए हैं, चीफ साहब के लिए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए ताले लगाए गए हैं। तो क्या हमारी जो वकला बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल्स हैं वो इन्हीं जजेस की खिदमत के लिए रह गए हैं? क्या उनका कोई और जो मकसद है वो नहीं रहा? तो फिर तो मुझे लगता है कि ये बार काउंसिल्स को बंद कर देना चाहिए। बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के पीछे कंसेप्ट था, वो एक इंडिपेंडेंट इदारे थे जो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, जो पाकिस्तान में जस्टिस की बात करते थे। आज वो किसी एक जज फेवरेटिज्म की बात हो रही है कि ये जज हमें अच्छा लगता है ये जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता ये नहीं जाना चाहिए, और फिर उसके पीछे बिलावल जरदारी है, उसके पीछे आसिफ जरदारी है, वो बार के जो बड़े हैं जिन पर इन्वेस्टमेंट करके उनको बार के इलेक्शंस जितवाए हैं, उनके ज़रिए वो सिंध हाई कोर्ट में ताले लगवा कर खड़े हैं। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ना सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, ना रेंजर्स को बुला रहे हैं, और ना वो ताले खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आज जो ताले लगे हैं उसका फ़ायदा किसको होने जा रहा है या वो किसको सपोर्ट करने के लिए लगाए गए हैं? वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को। तो ये जो दो रंगी है ये हमारी अदलिया को छोड़नी होगी, और आप अपने मकासद, पहले इफ्तिखार चौधरी ने अपने मकासद के लिए इन सारे लोगों को इस्तेमाल किया और फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वैसे कोई मामला होता है तो उनको दहशतगर्द कहते हैं, और आज फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको अब बंद होना चाहिए। और मैं बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन से ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए जजेस के आलाकार न बने, बल्कि अब सिर्फ और सिर्फ कानून के आलाकार बने, अवाम के आलाकार बने, अवाम की खिदमत करें और अवाम और रियासत की उमंगों के मुताबिक काम करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।